हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 मई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। आप सबने कल खूब आशीर्वाद दिया, खूब अच्छे से विशेष की, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शुरुआत करेंगे आज की करंट अफेयर लेकिन कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये 1 मई को मनाया गया। 1 मई को 2 राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र का। राजसी चिथिराई महोत्सव का आयोजन दोस्तों केरल में किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था, कल देखो दिमाग में था जो वही उल्टा बोल दिए। जो मीनाक्षी मंदिर है वो तमिलनाडु में है, केरल में ये आयोजित किया जाता है ये महोत्सव। और मुझे बताना ये था कि केरल में लगा देते हैं लोग, तमिलनाडु में है, और मैंने बोल दिया ऊपर से कि केरल में है और तमिलनाडु में लगा देते हैं लोग। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जब दो चीजें एक साथ पैरेलली चल रही होती हैं दिमाग में तो जुबान से कुछ और ही निकल जाता है। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे, मीनाक्षी मंदिर केरल में नहीं तमिलनाडु में ही है, ठीक है ना। चलिए आगे। टाइम पत्रिका की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी की लिस्ट आई और इसमें टॉप पर एमिरेट्स था। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों गुवाहाटी में किया जाएगा 2025 में। अमेरिका के बाद भारत 6G सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा यूरोपियन यूनियन के साथ। और अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा हुआ है। इसके अलावा बाफ्टा क्राफ्ट पुरस्कार जीत लिया है साइलो, स्लो हॉर्सेस और ब्लैक मिरर ने। आलोक शुक्ला गोल्डमैन प्राइवरन पुरस्कार जीते हुए हैं। फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 का खिताब पेरिस सेंट जर्मन ने जीत लिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ और क्विज मिल जाएगी, आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो ये रिपोर्ट भी IQ एयर के द्वारा जारी की गई। IQ एयर ने बताया कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अब बन गया है कौन? काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, आप सब जानते हो। नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और नई दिल्ली इस लिस्ट में भी है। ये सभी इस लिस्ट में है बेसिकली, काठमांडू लेकिन टॉप पर आ गया है। यहाँ पर देखो, काठमांडू वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी अगेन। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी की गई जो AQI की 265 देशों में, 265 शहरों में, और उसमें ये टॉप पर रहा है। दूसरे पर दिल्ली रहा है, तीसरे पर चियाड माई थाईलैंड का रहा है, फिर हनोई, फिर ढाका है, ठीक है ना, बैंकॉक है, लाहौर है, ये सभी हैं। ये IQ एयर की रिपोर्ट में ये बताई गई है। तो ये सिटीज हैं टॉप 6, मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, लेकिन लगभग 250 शहरों पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है ना, जिसमें 101 तो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अगला, 2024 में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक होने वाली है। इस बैठक की मेजबानी भारत करने जा रहा है। भारत में ये बैठक होगी और भारत में कहां पर होगी? कोच्चि में होगी, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल देखिए, इंडिया टू होस्ट 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग्स, ठीक है। तो ये होगा, कब होगा, कहां होगा? 20 से 30 मई के बीच में होगा, कोच्चि केरल में होगा। इसमें 60 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे, जिसमें 350 से ज्यादा प्रतिनिधि रहेंगे। अच्छा, अंटार्कटिक संधि क्या है पहले इसको समझ लो। दोस्तों 1959 में एक ट्रीटी साइन की गई अंटार्कटिक क्षेत्र के लिए। अंटार्कटिक और आर्कटिक आप जानते हो ये ध्रुवीय क्षेत्र है पृथ्वी के पोल पर, और यहाँ पर बर्फ जमी रहती है हमेशा साल भर। तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो ऐसे में जब रहता नहीं है तो फिर क्या कोई देश इस पर अधिकार कर सकता है कि ये क्षेत्र हमारा है? नहीं, ये कोई एकाधिकार ना हो पाए किसी एक देश का, इसीलिए एक ट्रीटी बनाई गई। ट्रीटी बनाई ये गई, यहाँ पर कोई देश अपना अधिकार नहीं करेगा कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा, इसमें हम सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये प्रयोग की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोल पर होते हैं दोनों पृथ्वी के। तो इसमें आप लैब अपनी बना सकते हो, परीक्षण कर सकते हो, कोई टेस्टिंग करनी हो वो सब कर सकते हो, लेकिन कोई अधिकार ना कर पाए। इसके लिए 12 देशों ने मिलकर के 1959 में वाशिंगटन DC में अंटार्कटिक संधि की थी, और यह संधि जो है 1961 में लागू भी कर दी गई 2 साल बाद। फिर अभी के टाइम पर 56 देश इसमें संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ये सब देश ये बात को मानते हैं कि ये अंटार्कटिका जो है एक गैर सैन्य क्षेत्र है, इस पर किसी देश की कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि यह हमारा क्षेत्र है,
ये हम अपनी सेना खड़ा करके अपना मान लेंगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए यहाँ पर वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र है ये, और इस पर कोई टेस्टिंग वगैरह करना हो तो कर सकते हो। कोई आप साइंस को लेकर के या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, ये सब जैसे अगर परीक्षण करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यही है अंटार्कटिक संधि। इस पर समय समय पर मीटिंग्स होती है और अभी 46वीं ये मीटिंग होने वाली है भारत में। अगला, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहां पर संविधान पार्क बनाने के लिए समझौता किया है? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान पार्क बनाया जाएगा पुणे में। अब आप कहोगे सर सुना सुना लग रहा है क्वेश्चन, संविधान पार्क इससे पहले भी आ गया है। बिल्कुल, संविधान पार्क अगर आपको याद हो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2023 में जयपुर में उद्घाटन किया था। जयपुर में संविधान पार्क बना था ना, वो पहला था, भारत का पहला संविधान पार्क या कहें कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन। तो ये पुणे में बनाया जा रहा है भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के थ्रू। संविधान के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाएगी इस संविधान पार्क में। संविधान कैसे बना, क्या क्या कुछ ध्यान में रखकर चीजें बनाई गई, किस चीज का क्या महत्व है, मौलिक कर्तव्य क्या क्या महत्व है, कैसे मौलिक कर्तव्यों का नागरिकों को पालन करना चाहिए, मौलिक अधिकार का क्या कितना महत्व है, क्या क्या नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, मिलते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनके प्रति अवेयरनेस किया जाए। ये सारी चीजें उसमें बताई जाएगी, मतलब संविधान के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो पुणे एक पुनीत बालन ग्रुप है और वो इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के ये स्थापित कर रहा है। क्लियर है ना? तो भारत का पहला संविधान पार्क पूछा जाएगा तब आप जयपुर राजस्थान बताना, और ये वाला अभी पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है। अब वैसे महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो करंट अफेयर के पॉइंट इससे पहले आए थे उनका रिवीजन कर लेंगे। जिससे भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की गई यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र ही बना था। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया, ठीक है ना। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया गया। महाराष्ट्र वन विभाग ने 65,724 पौधों से हिंदी में भारत माता लिखा और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डॉक्टर प्रदीप महाजन प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया, इनको 2024 के लिए। 8वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन यहाँ पर किया गया। तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड पॉइंट थे, और कल मैंने इससे स्टैटिक पॉइंट्स बताए थे, तो आज मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि कल मैंने आपको बताया था ना महाराष्ट्र स्थापना दिवस। चलिए अगला, आईआईटी मद्रास के द्वारा ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कब तक लॉन्च की जाएगी? तो आईआईटी मद्रास की ही एक समझ लो कंपनी है इसी के द्वारा स्थापित ई प्लेन। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने मिलकर के ई प्लेन नाम से एक कंपनी बनाई है, और इस ई प्लेन की कंपनी के द्वारा यह घोषित किया गया है कि इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का एक प्रोटोटाइप लॉन्च कर देंगे 2025 तक। कब तक? अगली साल यानी 2025 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी होगी। तो एयर टैक्सी मतलब ये तो हवा में जाएगी, इलेक्ट्रिक होगी यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली वाला नहीं, बैटरी वाला। तो ये एक समझ लो फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, क्योंकि इससे ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक की जो उलझने हैं वो कम हो सकेंगी, ऊपर ऊपर से ही उड़ा कर ले जाएंगे। तो इंडियन स्टार्टअप है ई प्लेन, इसके द्वारा ये बनाया जा रहा है। इसमें कुछ और भी स्टार्टअप हैं जो सहयोग दे रहे हैं, जैसे अगर बात करें इंटरग्लोब, आर्चर एविएशन, इनकी भी साझेदारी होने वाली है, और 2026 तक ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा देने वाले हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स हुए ई प्लेन की कंपनी ये काम करेगी। अच्छा, इसके सीईओ हैं सत्या चक्रवर्ती, नाम पूछा जाएगा तो बता देना। वैसे आईआईटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनका रिवीजन करेंगे। अभी आईआईटी गुवाहाटी चर्चा में आई थी जब इसने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू किया है। आईआईटी जोधपुर ने रोग की ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर विकसित किए हैं। आईआईटी बॉम्बे ने कार्टी सेल थेरेपी शुरू की है, कैंसर के उपचार के लिए नई थेरेपी। आईआईटी मद्रास ने अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। आईआईटी गुवाहाटी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान खोलेगा। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सब, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया? तो भारत और इजराइल ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया। अब आप सोचोगे ये सिक्योरिटी एक्सरसाइज था तो नई दिल्ली में क्यों किया गया? भाई नई दिल्ली में ना इतना जगह है कोई बड़ी जगह जहां पर मॉक ड्रिल किया जाए, सैन्य अभ्यास किया जाए, तो नई दिल्ली में क्या किया गया, क्यों किया गया? तो देखो इसके पीछे का कारण ही यही था, ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही करना ही इसका उद्देश्य था इस मॉक ड्रिल का। क्यों? क्योंकि दोस्तों
देखो खाली स्थान पर तो मॉक ड्रिल अभ्यास जो होता है वो अलग टाइप का होता है, सेनाओं का होता है। लेकिन जब कुछ घुसपैठिए, कुछ आतंकवादी कुछ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस जाते हैं, छिप जाते हैं, उनको कैसे निकालना है, वहां पर कैसे ऑपरेशन करना है, वहां पर अपनी एनएसजी कमांडो की टीम, इसके अलावा पुलिस की टीम, यातायात ट्रैफिक टीम, ये सब कैसे मिलकर के काम करेगी, आतंकवादियों को कैसे निकालेगी वहां पर जो छुपे होंगे, जैसे कोई बम कहीं पर छिपा दिया होगा, जैसे आपने देखा अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों की बात है, स्कूलों में अफवाह फैली कि स्कूलों में बहुत सारे बम हैं दिल्ली के। तो हालांकि ये अभी अफवाह थी, लेकिन ऐसे ऐसे दो चार अफवाह करके एक बार रियल कर देंगे तो क्या होगा। इसीलिए तैयारी और मुस्तैदी तो जरूरी है ही। तो भारत और इजराइल ने ऐसे ही ड्रिल किया हुआ है दिल्ली के अंतर्गत। अब इजराइल के साथ क्यों किया, देखो इजराइल के साथ इसलिए किया क्योंकि इजराइल ने ईरान के एम्बेसी पर जाकर के अटैक किया था सीरिया में, याद होगा। तो वहां पर एम्बेसी में अटैक किया, तो ईरान जो है आग बबूला हो गया और वो ये कहा कि हम भी इसका बदला लेंगे। हालांकि वो छोटा मोटा घटनाएं हुआ, लेकिन इसराइल पर खतरा बरकरार रहता है। इसराइल में गिनी चुनी बहुत कम संख्या है, लगभग समझ लो 90-99 लाख के आसपास आबादी है इनकी। तो ऐसे में इनका एम्बेसी जहां जहां भी है या जहां जहां इनके नागरिक रहते हैं, वहां वहां अगर मान लो कोई ऐसी स्थिति आ गई जब इनके नागरिकों को कोई बंधक बना लिया या फिर इनके नागरिकों के ऊपर कोई अटैक कर दिया, तो इसके लिए ये लोग बड़ा सिक्योर रहते हैं, बड़ा मतलब कि सतर्क रहते हैं। तो यहाँ पर इसराइल मिल करके एक अभ्यास कर रहा है, इसीलिए ठीक है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बातें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दिल्ली पुलिस, एनएसजी, अग्निशमन विभाग, यातायात पुलिस, सब लोग मिल करके ये अभ्यास एक्सरसाइज किए हैं दिल्ली के अंतर्गत, इसराइल हमास संघर्ष के बाद देखो जो सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं उसको लेकर के। इसराइल के राजदूत भारत में कौन है, नाओर गिलोन है। नाओर गिलोन, अगर आप फॉलो करते होंगे वर्ल्ड न्यूज या फिर नेशनल न्यूज, तो फिर आप देखते होंगे अक्सर इनका ट्वीट या फिर अक्सर इनका वीडियो आता है कि भारत हमारे सपोर्ट में है, भारत ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज हैं, इनका रिवीजन करेंगे। जैसे अभी ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में लद्दाख में हुआ। दस्तलीक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। दोस्ती दोस्ती 16 भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्राइलेट भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में हुआ। टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका करता है। लमितिये भारत सेशल्स करता है। और कटलस एक्सप्रेस ये बहुराष्ट्रीय था, सेशल्स में हुआ। अगला, अच्छा एक और जरूरी बात देखो, कल सभी लोगों ने बर्थडे का फायदा उठाया जरूर। बहुत सारे लोग जो है मिस कर गए, समझ नहीं पाए कि करना क्या है। मैं फिर से एक बार प्रोसेस बता दे रहा हूं, जिन जिन लोगों ने मिस किया है एक दिन का और मौका आपको दिया जा रहा है। आप देखो, पहले जाना है आपको एमजेटी ऐप डाउनलोड करके साइन अप वगैरह कर लेना है, लॉगिन वगैरह कर लेना है। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है, जा करके अलग अलग कैटेगरी में बाकायदे चेक कर लेना, जो भी वीडियो कोर्स चाहिए उसकी डेमो देख लेना। उसके बाद जगह जगह आपको व्हाट्सएप का आइकन मिलेगा, इस व्हाट्सएप पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक लिख करके आएगा आई एम इंटरेस्टेड इन योर कोर्स। तो वहां से आपको रिप्लाई आएगा कि कौन सा कोर्स चाहिए, तो आप बता दीजिए ये फला फला कोर्स चाहिए। तो वो कोर्स आप बताओगे तो आपको ये क्यूआर कोड भेजा जाएगा। इस क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट करना है। जितना वहां पर प्राइस दिख रहा होगा जो आपका कोर्स जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें 90% लेस कर दीजिए अपने हिसाब से, जोड़ घटाओ गुणा भाग करके, या कुछ मत करना, एक अंक पर दशमलव लगा देना, तो समझ जाऊंगा कि वो हो गया 90% कम, ठीक है ना। यही तो होता है, 90% कम मतलब 10%, तो 10% मतलब एक अंक पर दशमलव, थोड़ा बहुत तो मैथ आता है हमको भी। तो वो बता देना प्राइस कि हमें ये कोर्स चाहिए और इतने में, तो आपको इस पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रोफाइल आईडी का स्क्रीनशॉट भेजें। ये कहाँ से भेजना है, तो आपको एप्लीकेशन दोबारा से ओपन करना है। यहीं पर ऊपर आपको एक आइकॉन मिलेगा नोटिफिकेशन के बगल में प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल खुल करके आएगी, ओपन होकर के आएगी। उसी का स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपकी प्रोफाइल पर आपका कोर्स अनलॉक कर दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है, घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का या 1 घंटे का, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा सब्र बना करके रखेंगे। अगर आपने पेमेंट किया है, आपने स्क्रीनशॉट भेजा है पेमेंट का, तो आपका पैसा एक भी कहीं पर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इवन आप 2 बार पेमेंट कर दोगे, 3 बार पेमेंट कर दोगे, तो बाकी का रिफंड भी किया जाएगा, टेंशन मत लेना। जिनको व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट करना है तो 7235939467 पर व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हितेश सेठिया को कितने वर्षों के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एमडी और सीईओ बनाया गया, तो हितेश सेठिया ये दोस्तों अगले 3 वर्षों के लिए बनाए गए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ। जियो
जो धनाधन वाला है उसी के फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है। उसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं अगले 3 वर्षों के लिए। कौन? हितेश सेठिया। ठीक है ना। तो इसके लिए बाकायदे कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि अब देखो जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं उनके जो चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए मंजूरी जरूरी होती है। यहाँ पर इनकी मंजूरी हुई 3 साल के लिए, अब ये 3 साल के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये नियुक्ति 15 नवंबर से प्रभावी है। आगे कुछ और नियुक्तियां हैं पिछले दिनों में जो हुई, जैसे प्रवीण रंजन को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। प्रज्ञा मिश्रा ओपन एआई के लिए भारत में कर्मचारी होंगी पहली। और आईपीएस नलिन प्रभात ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के प्रमुख बनाए गए हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष हैं। सौरभ गर्ग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दोस्तों ये अध्यक्ष सचिव नियुक्त किए गए हैं। संजय शुक्ला को नेशनल हाउसिंग बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुराग ठाकुर को सीबीआई में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर है ना। अगला, हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी हाल ही में डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर बीना मोदी को। डॉक्टर बीना मोदी इससे पहले भी ये सम्मानित की गई हैं। ये के मोदी ग्रुप की ये चेयरपर्सन है और सीएमडी हैं मोदी इंटरप्राइजेस की। तो इनको अभी हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने यह सम्मान जाकर के दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सम्मान भी। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो अभी जनवरी फरवरी में डॉक्टर बीना मोदी को ही आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। बताया था मैंने आपको करंट अफेयर में ही, बीना मोदी को मिला था आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन है ये है सबसे इंपॉर्टेंट। हाल ही में चीन के चांग ई 6 के साथ चंद्रमा की गहराइयों में नई खोज के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? चीन ने की है साझेदारी चांग ई 6 मिशन के लिए किस देश के साथ? तो चीन ने की है साझेदारी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान मदद करेगा चीन की चांद पर जाने की। पाकिस्तान के पास बहुत गहरा अनुभव है चांद का, ठीक है ना, मून का। जब से आजाद हुआ 1947 में, तभी से इनका सपना था, हालांकि पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने अपने झंडे पर ही चांद बना दिया। फिलहाल इनके पास इनके अनुभव का इस्तेमाल करेगा चाइना चांग ई 6 मिशन में चंद्रमा की गहराइयों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास गधे बहुत ज्यादा उत्पादन होते हैं, तो हो सकता है वहां पर भी जाकर के कुछ करें। रोबोटिक ये स्पेस क्राफ्ट होगा, ठीक है ना, डार्क। अच्छा, ये चाइना का चांग ई 6 मिशन जो है, चाइना का जो भी चांग मिशन होता है वो मून के लिए होता है। चांग ई 5 आपने सुना था, जिसके तहत रोवर उतारा था बहुत पहले। चांग ई 4, फिर अब चांग ई 6 लॉन्च करने जा रहा है। चांग ई 6 जो होगा इसमें पाकिस्तान का ये iCube-Q लॉन्च करेगा, मतलब iCube-Q लेकर के जाएगा पाकिस्तान का। तो ये पाकिस्तान के लिए तो पहला लूनर मिशन होगा, पहला चांद मिशन होगा। और चीन का चांग ई 6 तो समझ लो ये छठा, और या बहुत सारे मिशन कर चुका है चाइना। तो संघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इसके सहयोग से विकसित किया गया है iCube-Q, जिसको ये लेकर के जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। तो पाकिस्तान देखो अब चांद पर भी जाएगा और उसके बाद कहेगा फक्र है। अगला, चीन के कुछ पॉइंट्स देख लो पिछले दिनों में जो आई हैं चर्चे में। जैसे भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी बताई गई 30%। इसको लेकर के मैंने आपको बताई थी रिपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप यहाँ पर हो रहा है अभी। 2027 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी ये करेगा। सिंगल चार्ज में 50 साल तक चलने वाली एक बैटरी इसने विकसित की हुई है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन में किया जाएगा। ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं चीन के। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को अगले 5 वर्षों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है? तो देखो, भारत जो है ये बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है, ट्रेनिंग देता है। याद से नहीं, बहुत पहले से कर रहा है। तो यहां पर देखो, बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारी फिर से आएंगे ट्रेनिंग लेने। भारत जो है 5 सालों तक, नेक्स्ट 5 ईयर में देखो बांग्लादेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ट्रेन करेगा, ठीक है ना, आईएएस वाईएएस टाइप के। तो 2025 से 2023 तक के लिए ये 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को ट्रेन करेगा भारत की जो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र है उनमें उनके द्वारा ये समझौता हुआ है बांग्लादेश लोक प्रशासन मंत्रालय के थ्रू। अच्छा, ये चीजें बहुत पहले से ही चल रही हैं। अभी 2014 वाला जो डील चल रहा था, 2014 वाला इसमें नहीं है तो
2014 वाला वो जाकर के 2025 में एक्सपायर हो रहा है वो डील, और वो अब 2025 से 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो मतलब बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग यहीं से मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूबा ड्राइविंग अभियान के दौरान किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये खोजा गया है मैक्सिको में। ये स्कूबा डाइविंग अभियान के द्वारा खोजा गया है, मतलब इसके थ्रू, स्कूबा डाइविंग आप जानते हो, समुद्र के अंदर जाते हैं डाइविंग करके। तो यहाँ पर पाया गया है कि 1380 फीट का गहराइयों में ये डीपेस्ट एवर डिस्कवर्ड है, तामजा ब्लू नाम का है। तामजा नाम इसका दिया गया है, इसको तामजा ब्लू होल। तो ये दुनिया का सबसे गहराई वाला अभी तक है, अभी तक ज्ञात। इससे पहले वाला जो ज्ञात था वो 990 फुट गहरा था। ये सांसा योंगले ब्लू होल था, जो कि कहां पर, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल के नाम से जाना जाता था, वो था। अब इसका रिकॉर्ड टूट गया है। देखो ये ब्लू होल है क्या, तामजा ब्लू होल इसका नाम है। ये ब्लू होल होता क्या है? देखो ब्लू होल जो होता है ना, ऊर्ध्वाधर गुफाएं होती हैं या सिंक होल होती हैं, ऊर्ध्वाधर गुफाएं होती हैं ऐसे, ठीक है ना। जैसे गुफा तो आप देखो इस साइड की होती है जमीनों पर, ये ऊर्ध्वाधर गुफा होती है। और ये गुफा सबसे गहरी गुफा अभी ये 1300 कितने फीट की, 80 फीट की, यानी 420 मीटर की है। कहां पर है? मैक्सिको में पाई गई है। अब ये चूना पत्थर की बनी हो सकती है, संगमरमर की बनी हो सकती है, जिप्सम की बनी हो सकती है, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे देखो पहाड़ों पर पहाड़ पत्थर की होती है तो यहाँ गुफा बन जाती है, ऐसे ऐसे जाते हो, ठीक है ना। कभी कभी सुरंग बना लेते हो। लेकिन क्या हो जब ऊर्ध्वाधर गुफा हो, तो ऊर्ध्वाधर गुफा कहाँ होगी? समुद्र के अंदर होगी। तो ये ऊर्ध्वाधर गुफा है इतनी अंदर, ठीक है ना, 1380 फीट की। चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि 2024 के लिए लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो पंडित राजेंद्र गंगनी को सम्मानित किया गया है। और एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है, इसके फॉर्मूले से कोविड-19 की कौन सी वैक्सीन बनी है? तो कोविशील्ड और वैक्सजेवेरिया, ये दोनों ही बनी हुई है। ये कल के क्वेश्चन थे। आज आपको क्या आंसर करना है? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत गुजरात को बॉम्बे से कब अलग किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। केरल का राजकीय पशु क्या है, ये भी बता दीजिए। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर पता हो, डिटेल से आंसर करने का प्रयास करना। पीडीएफ क्विज आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी, हमारे बुक्स वगैरह भी आप ऑर्डर कर सकते हो, और टेलीग्राम पर एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।